हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएसजी के स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त साम्राज्य के बारे में। जैसे कि गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, गुप्त काल में कितने शासकों ने शासन किया। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। और लास्ट में हमने इसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है। कृपया आप सभी लास्ट में प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर कर लेना और इससे पहले गुप्त साम्राज्य की थ्योरी को समझेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकें। इससे पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारत के सभी टॉपिक्स कवर किए हैं, उन वीडियोस को देखना ना भूलें। सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, उन वीडियोस को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त राजवंश के गुप्त साम्राज्य 240 से 275 से 550 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों के द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उस काल के अभिलेख हैं। सभी गुप्तकालीन अभिलेखों की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह वैश्य थे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी और 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। साथियों, इस वीडियो में हमने केवल महत्वपूर्ण थ्योरी को कवर किया है, इसलिए आप इस थ्योरी को ध्यान से समझेंगे। घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। इसने महाधीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अगला शासक चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त यह कुमार देवी का पुत्र था, अतः अपने आप को लिच्छवी दोहित्री कहता था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थीं। इसने आर्यावर्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित कर दिया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ने शासन किया। रामगुप्त अगला शासक बना, परंतु एक अयोग्य शासक था। रामगुप्त एक अयोग्य शासक ठहरा। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया। अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बना। इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फायान
भारत आया था। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने शासन किया। अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए। एरण अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है और एरण अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। यदि क्वेश्चन आए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश के पतन के कारण। गुप्त वंश के पतन का कारण पारिवारिक कलह और बार बार होने वाले विदेशी आक्रमण माने जाते हैं, जिनमें हुरों द्वारा आक्रमण को मुख्य कारण माना जाता है। गुप्त वंश के पतन का कारण हुरों द्वारा किए गए आक्रमण। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। गुप्तकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। गुप्त काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन होता था। भू राजस्व कुल 1/6 हिस्सा होता था। भू राजस्व कुल 1/6 हिस्सा होता था। गुप्तकालीन रचनाएं एवं उनके लेखक। गुप्त काल में कुछ रचनाएं की गईं जिनके लेखक इस प्रकार हैं। जैसे पहली रचना मालविका अग्निमित्रम, दूसरी रघुवंश, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता या लेखक कालिदास थे। मुद्राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक थे। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। कामसूत्र की रचना बादशाह ने की और पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की। यह रचनाएं बार बार एग्जामों में आती रहती हैं, इसलिए इन रचनाओं को याद कर लेंगे सभी। गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर थे जो इस प्रकार हैं। पहला देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। यह कहाँ पर है? यह ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। दूसरा तिगवा का विष्णु मंदिर। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। एरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। सतना में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में स्थित है, जो कि एमपी में है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। नागौद का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना में है। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर के निकट सिरपुर या श्रीपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यह गुप्त काल के 8 मंदिर थे जो कि अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। एग्जामों में पूछा जाता है कि देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा, बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी मिलता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी मिला है। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था, और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो ग्रामीण के अधीन होती थी। गुप्त काल में सुवर्ण मुद्रा
स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लास्ट में प्रीवियस ईयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए साथियों, प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर सी सिरुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त ऑप्शन नंबर बी कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा या दरबारी भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन किसे पुकारा है? ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को। बी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हुणों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका? ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? वह कौन सा विश्वविद्यालय था? ऑप्शन नंबर सी वह नालंदा विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर 10, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त से है। एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। क्वेश्चन नंबर 11, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान एक चीनी यात्री था जो कि ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था? तो यह चीन का निवासी था, यह एक चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर सी चीन। क्वेश्चन नंबर 14, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता ऑप्शन नंबर बी विष्णु थे। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? अपनी किस खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? ऑप्शन नंबर सी शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने
चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर सर्वोत्कृष्ट मंदिर है गुप्त काल का। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 22, प्रियक प्रशस्ति अभिलेखों का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, दीनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, गुप्त राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? ऑप्शन नंबर ए, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। सोने के सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। क्वेश्चन नंबर 31, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग। गुप्त युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने बीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? अपने आप को बीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया। तो किस गुप्त शासक ने करवाया? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अपने आप को बीणा बजाते हुए अंकित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 34, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस गुप्त शासक ने दक्षिणावर्त में 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की? धर्म विजय की किस शासक ने दक्षिणावर्त में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय
धर्मविजय की? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 36, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की, वह कौन सा गुप्त राजा है जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी या पदवी ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। तो साथियों, हमने इस वीडियो में गुप्त काल के बारे में थ्योरी समेत सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो साथियों, आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे चैनल एनएसजी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।